फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। और मेरा बस अभी आपसे यही कहना है कि डिस्क्रिप्शन में मेरे जितने भी वीडियोज़ आए हुए हैं उनके मैंने लिंक दिए हुए हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके मेरे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब पे उसके PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो आप चाहें तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो प्लाज्माफेरेसिस प्रोसीजर के ऊपर है। इससे पहले इसके ऊपर 2 वीडियोज़ और आ चुके हैं जिनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इसके प्रोसीजर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्माफेरेसिस कि प्लाज्माफेरेसिस के प्रिंसिपल क्या है। इसमें क्या होता है कि ब्लड को सेपरेशन होता है इसमें सेलुलर एंड फ्लूइड कंपोनेंट्स में। और इसके साथ इसमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि या तो जो ख़राब कंपोनेंट है वो ट्रीटेड होकर पेशेंट की बॉडी में चले जाएं, दोबारा से पेशेंट की बॉडी में भेज दिए जाएं, या फिर उनको बिल्कुल ही अलग कर दिया जाए, मतलब कि निकाल दिया जाए शरीर से। दूसरा, ये जो प्लाज्माफेरेसिस है ये 2 प्रोसीजर के साथ में होता है। या तो ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा होगा या फिर क्या होगा, फिल्ट्रेशन के, मतलब जो डायलाइजर वगैरह होगा उसके थ्रू होगा। ठीक है, नो साइज बैरियर, साइज बैरियर नहीं है इसमें। सेकंड क्या है कि मेथड ऑफ ब्लड सेपरेशन बाय प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस के सेपरेशन के 2 मेथड हैं। सबसे पहला क्या है इसका, साइज बेस्ड सेपरेशन मेथड, मतलब साइज के द्वारा सेपरेशन होता है। अब इस साइज के द्वारा कैसे, फिल्टर के साइज के द्वारा कि फिल्टर का पोर साइज कितना है उसके बेस्ड पे सेपरेशन होता है। दूसरा क्या है, डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन। डेंसिटी में क्या होता है, हायर चीज़ क्या है, मतलब जो भारी चीज़ें होती हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब जो भारी चीज़ें होती हैं वो कहाँ नीचे बैठ जाती हैं, और जो हल्की चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन के थ्रू होता है। ठीक है, ये जो डेंसिटी बेस्ड जो सेपरेशन मेथड है ये ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और जो साइज बेस्ड सेपरेशन मेथड है ये कम फेमस है। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी है कि जो डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन मेथड है थोड़ा सस्ता भी है और वो ऊपर वाला थोड़ा महंगा भी है। तो अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला पढ़ते हैं साइज बेस्ड सेपरेशन मेथड ऑफ प्लाज्माफेरेसिस। देखिए, सबसे पहले ये जो मैं बताना चाहूँगी इसमें कि ये मेथड पूरी तरीके से, मतलब काफ़ी हद तक हीमोडायलिसिस से मिलता जुलता है। लेकिन इसमें फ़र्क कहाँ पे, डायलाइज़र का फ़र्क है इसमें। ठीक है, कि जो डायलाइज़र हम हीमोडायलिसिस में यूज़ करते हैं वो डायलाइज़र हम इसमें यूज़ नहीं करते। ठीक है, दूसरा सिमिलर कैसे है कि जैसे हम हीमोडायलिसिस में ट्यूबिंग वगैरह यूज़ करते हैं, फ़िल्टर यूज़ करते हैं, वैसे इसमें भी फ़िल्टर यूज़ करते हैं और ट्यूबिंग यूज़ करते हैं। वास्कुलर एक्सिस जैसे डबल ल्यूमेन कैथेटर, AV फिस्टुला, AB ग्राफ्ट वहाँ यूज़ करते हैं, वैसे भी ही यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िल्टर दूसरा होगा, फ़िल्टर ज़रूर यूज़ होगा लेकिन फ़िल्टर के पोर साइज़ अलग होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या बताया कि हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि हम ब्लड को प्यूरिफाई करके पेशेंट के बॉडी में एक तरफ से ब्लड लेते हैं और उसी को प्यूरिफाई करके और एक्स्ट्रा पानी को निकाल के और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको निकाल के क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से प्यूरिफाई करके और जो ओवरलोड जो वाटर है उसको रिमूव करके फिर से पेशेंट की बॉडी में भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लाज्माफेरेसिस में ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया जाता है, और वो प्लाज्मा जिसमें कि एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, और मेनली जो एंटीबॉडीज़ यहाँ पर फोकस होती है वो होती है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्यों होती है, और वो भी अल्फा ग्लोबुलिन। ठीक है, अब वो क्यों, क्योंकि जो भी ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं वो हमारे जो फॉर्गन सब्सटेंसेस होते हैं लाइक एंटीजेंस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करती हैं, उनसे हमें बचाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये अपनी मात्रा से अगर इनकी अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इसकी अमाउंट कितनी होती है ये सब मैंने दूसरे वीडियोस में देख दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हो जाती है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये कभी वैसे तो हमें बचाने का काम कर रही है बाहरी चीज़ों से, लेकिन कभी कभी ये हमें खुद ही हमारी जो हमें मारने का काम करती हैं। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाती हैं। तो दैट सिचुएशन में प्लाज्मा से इन एंटीबॉडीज़ को, हार्मफुल एंटीबॉडीज़ को क्या किया जाता है, मतलब ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट करके और उस प्लाज्मा को जिसमें कि हार्मफुल एंटीबॉडीज़ होती हैं उसको सेपरेट निकाल के
निकाला जाता है। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? प्लाज्मा फेरेसिस कहलाता है। अब ये प्रोसीजर कई सारे स्टेप्स में पूरा होता है। अब सबसे पहला स्टेप, अगर एवी फिस्टुला या एवी ग्राफ्ट है तो नॉर्मल आप ब्लड लेंगे, पेशेंट मतलब फिस्टुला निडल वगैरह लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद उन फिस्टुला निडल से ब्लड लेते हुए ट्यूबिंग और ट्यूबिंग से फिल्टर में। लेकिन अगर किसी के कैथेटर है, पेशेंट के डबल न्यूमन कैथेटर है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डबल न्यूमन कैथेटर को अगर नहीं है तो पेशेंट के डबल न्यूमन कैथेटर डालेंगे, ठीक है, और है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसके जो कैथेटर के ल्यूमन में, दोनों ल्यूमन में जो हेपेरिनाइज्ड सलाइन पड़ा हुआ है और जो हेपेरिनाइज्ड ब्लड है उसको बाहर निकालेंगे। नियर बाई 3 ml 1.5 1.5 दोनों तरफ से ब्लड निकाल के क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद में आप उसको दोनों ल्यूमन को 5 से 10 ml सलाइन से फिर से पुश करेंगे दोनों ल्यूमन्स में, जिसमें कि जो ब्लड हमने उस निकाला था तो और ब्लड जो आया है वो अंदर के अंदर चला जाए, क्लॉट ना हो, ठीक है। दूसरी तरफ मशीन पे क्या काम करते हैं कि जो भी हमारा सर्किट लगा होता है फिल्टर का ब्लड ट्यूबिंग के साथ में, ठीक है, उसको हेपेरिनाइज सेलाइन से क्या करेंगे, फ्लश करेंगे, मतलब सेलाइन में हेपेरिन देंगे और उसके साथ क्या करेंगे, फ्लश करेंगे अच्छी तरीके से, और कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा रीसर्कुलेट कराएंगे, जिससे कि प्रॉपर तरीके से सेलाइन जो है प्रॉपर तरीके से हेपेरिन सेलाइन में मिक्स हो जाए। इसके बाद प्लाज्मा फेरेसिस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्लाज्मा फेरेसिस कभी भी डायलिसिस मोड पे नहीं होती है, प्लाज्मा फेरेसिस हमेशा बाईपास मोड पर होती है, ठीक है। प्लाज्मा फेरेसिस को कभी भी आप विदाउट हेपेरिन स्टार्ट नहीं करेंगे, और डायलिसिस को हम विदाउट हेपेरिन, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डायलिसिस हम विदाउट हेपेरिन चला सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा फेरेसिस कभी भी विदाउट हेपेरिन नहीं चला सकते, ठीक है। तो अब जब हमारा पूरा सर्किट तैयार हो गया, ट्यूबिंग और फिल्टर वगैरह सब हेपेरिनाइज सेलाइन से फ्लश हो गई, प्राइमिंग हो गई, उसके बाद जो हमने निडल लगाई है, मतलब फिस्टुला निडल या कैथेटर है किसी का, उसकी एक लाइन को, मतलब आर्टीरियल लाइन को आर्टीरियल साइड वाली ट्यूबिंग से अटैच करेंगे, पार्ट से अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लड लेंगे और वीनस वाली लाइन को कहाँ करेंगे, वीनस वाली जो दूसरे वाली लाइन से हम वीनस मतलब ट्यूबिंग की वीनस लाइन को दूसरे पॉइंट से, मतलब दूसरी निडल से अटैच करेंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही हम पेशेंट के कैथेटर की ल्यूमन से या फिस्टुला निडल से आर्टीरियल साइड से ब्लड लेते हैं, वैसे ही साथ के साथ हमें एंटीकोगुलेशन देना पड़ता है। देखिए, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में हमें कौन सा एंटीकोगुलेशन यूज़ करते हैं, हेपेरिन, तो हमें हेपेरिन देना होता है, ठीक है। हम हेपेरिन देते हैं और ब्लड हमारा आगे जाता है, और वो कहाँ आता है, फिल्टर में आता है। अब मैंने पहले ही बताया कि इसमें फ़िल्टर बिल्कुल भी हीमोडायलिसिस वाला फ़िल्टर यूज़ नहीं करते हैं, इसमें के लिए फ़िल्टर अलग आता है। प्लाज्मा फेरेसिस के लिए वो फ़िल्टर यूज़ करते हैं जिसके मेम्ब्रेन का साइज़, मेम्ब्रेन की पोर साइज़ कितना होता है, 0.2 से 0.6 माइक्रोन, ठीक है। ऐसे फ़िल्टर का यूज़ करते हैं जिसकी मेम्ब्रेन का पोर साइज़ 0.2 से 0.6 माइक्रोन होता है, ठीक है। इसके अलावा जब ब्लड हमारा आ जाता है, जब भी हम ब्लड लेते हैं आर्टीरियल साइड से, मतलब जब भी हम ब्लड निकाल रहे हैं किसी पेशेंट की बॉडी से कैथेटर और ट्यूबिंग के थ्रू, तो दैट टाइम जो प्लाज्मा फेरेसिस का जो पंप का जो स्पीड है वो 80 ml होना चाहिए। और जब पूरा प्लाज्मा फेरेसिस स्टार्ट हो जाए तो क्या करना है, 80 से 150 ml से 80 से लेके मतलब 80 से लेके 150 ml पर मिनट की स्पीड ही रखनी है पंप की, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ठीक है। साथ में जब प्लाज्मा फेरेसिस स्टार्ट हो जाए, मैंने पहले ही बोला है बाईपास मोड पे चलाएंगे मशीन को, और साथ में TMP ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर 50 mmHg से एबव नहीं होना चाहिए, और इसको मेंटेन रखना है, ठीक है। थोड़ा सा लो चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन इतना नहीं कि 20-30 चला गया। ऑप्टिमल टेम्परेचर रखना है, जो बताया 50 mmHg, इससे ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, 40 से 50 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। ये मैंने इसमें दे भी रखा है कि 80 से 150 ml तक की स्पीड होनी चाहिए, और TMP बिलो 50 होना चाहिए। यहाँ पे mmHg होगा, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, तो आप प्लीज़ यहाँ पे ऐड कर लीजिए
mmHg ये होगा, ठीक है। और जब ये हो जाएगा उसके बाद इसमें मैंने देखिए जो पोर साइज़ है वो भी मैंने पोर साइज़ है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे कि ये तो इसका सरफेस एरिया और ये इसका पोर साइज़ डायलाइज़र का, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आर्टीरियल साइड से हम ब्लड को ले रहे हैं और जैसे ही ब्लड फिल्टर में जाता है वहाँ पे क्या होता है कि जब हम हीमोडायलिसिस के फ़िल्टर को यूज़ करते हैं तो उसमें आर्टीरियल और वीनस कपलर दोनों साइड में लगे होते हैं। आर्टीरियल साइड में आर्टीरियल कपलर और वीनस साइड में वीनस कपलर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम फिल्टर की एक तरफ को बंद कर देते हैं और दूसरी साइड को क्या करते हैं, मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। 1 मिनट, आप इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए ये हमने आर्टीरियल साइड से ब्लड लिया है एक पेशेंट का, ठीक है। और ये लेके यहाँ से हमने यहाँ से ये हमने आर्टीरियल साइड से ब्लड लेके हम इसको कहाँ पहुँचा रहे हैं, पेशेंट के फ़िल्टर में, ठीक है। अब ये पेशेंट के फ़िल्टर में गया है और यहाँ पे देखिए ये साइड इसकी बंद है, ठीक है। अब ये फ़िल्टर में गया, यहाँ पर क्या होगा, ब्लड से प्लाज्मा क्या होगा, सेपरेट होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ब्लड से प्लाज्मा सेपरेट होगा और यहीं से जो सब्स्टिट्यूट है, जब ब्लड से प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा, और कौन सा प्लाज्मा, जिसमें कि हार्मफुल एंटीबॉडीज़ होंगी और थोड़े बहुत अदर वेस्ट भी होंगे, क्योंकि पोर साइज़ ज़्यादा है तो अदर चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं, ठीक है। तो जो हार्मफुल एंटीबॉडीज़ हैं, हार्मफुल एंटीबॉडीज़ वाला जो प्लाज्मा है वो सेपरेट हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड के रूप में एक तरफ इकट्ठा करते रहेंगे। और जो इसके बदले, क्योंकि देखिए मानिए कि ब्लड 100 ml है उसमें ब्लड में, ठीक है। 100 ml में अगर 50 ml क्या है हमारा प्लाज्मा है, तो अगर इसमें से 40 ml भी निकला, ठीक है, तो 40 ml कैसे पूरा होगा, ऐसे तो जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाएगी। तो दैट सिचुएशन के लिए क्या करते हैं हम कि एक तरफ से हम जो ख़राब प्लाज्मा है वो हम निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ से यहीं से क्या करते हैं, हम प्लाज्मा को देते भी हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख जाएगा कि यहाँ से हमने ब्लड लिया, एंटीकोगुलेशन दिया, इसके बाद ये सेल सेपरेटर से होता हुआ यहाँ पर आया और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ख़राब प्लाज्मा है, ठीक है, ये जो वेस्ट प्लाज्मा ये इधर चला गया और जो हमारा रिप्लेसमेंट प्लाज्मा है वो क्या हो गया, यहाँ पर पहुंच जाता है। रिप्लेसमेंट प्लाज्मा किया जा रहा है, मतलब कि जो प्लाज्मा हम ख़राब प्लाज्मा निकाल रहे हैं उसके बदले हम रिप्लेसमेंट में कुछ ना कुछ फ्लूइड देते हैं। जैसे कि रिप्लेसमेंट में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यूज़ कर सकते हैं, एल्ब्यूमिन यूज़ कर सकते हैं 4% या 4.5% या 5% वाली एल्ब्यूमिन, ठीक है। इसके अलावा हम सेलाइन यूज़ कर सकते हैं, 0.9% वाला आइसोटोनिक सेलाइन यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि हम एल्ब्यूमिन और सेलाइन के मिक्सचर को यूज़ करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं 70% एल्ब्यूमिन और 30% सेलाइन, कभी कभी 50-50 का रेशियो रख लेते हैं कि 50% एल्ब्यूमिन और 50% सेलाइन, दोनों के मिक्सचर को भी हम एज ए सब्स्टिट्यूट पेशेंट को देते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो ब्लड वॉल्यूम है वो मेंटेन रहता है और जो ख़राब प्लाज्मा है वो बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, और जब ब्लड से प्लाज्मा सेपरेट होता है तो ख़राब प्लाज्मा तो चला गया और जो ब्लड है जिसमें कि जो सेल्स हैं, रेड सेल्स हैं, बाकी अदर चीज़ें हैं, उसके साथ ब्लड फिर से सब्स्टिट्यूट के साथ मिलके कहाँ जाता है, पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या पेशेंट की बॉडी से पूरा प्लाज्मा निकल जाएगा? नहीं, पेशेंट की बॉडी से पूरा प्लाज्मा नहीं निकालते हैं। जो पेशेंट की बॉडी से कैसे प्लाज्मा कैसे हम डिसाइड करते हैं, वैसे तो डॉक्टर बताता है, लेकिन हम क्या करते हैं 30 से 40 ml मतलब पर केजी, कि 1 किलो वेट पे हम कितना 30 से 40 ml ही प्लाज्मा को रिमूव करेंगे। मानिए कि कोई पेशेंट अगर 70 kg का है तो उसके अंदर कितना प्लाज्मा होगा, 2.8, ठीक है। अगर कोई पेशेंट क्योंकि 4 से 28 हो गया तो 2.8 लीटर प्लाज्मा होगा, ठीक है, उस पेशेंट के अंदर। अब 2.8 का भी हम कितने % हम निकालेंगे, 60% ही निकालेंगे। तो अगर इसका 60% देखें तो वो कितना बनता है, 1.5 नियर बाई, 1 से 1.5 बनेगा,
ठीक है। तो हम एक बार अगर पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का बॉडी वेट कितना है, कितनी उसकी हाइट है, उसका 60% प्लाज्मा ही एक बार के प्लाज्मा फेरेसिस के सेशन में निकालते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकालते हैं। ठीक है। और इसमें मैंने बता दिया आपको टीएमपी का ध्यान रखना है, 50 mm एचजी रखनी है, स्पीड आपको 80 से 150 ml, और इसमें एंटी कोगुलेशन पे आपको हेपेरिन ही रखना है, अदर कोई नहीं रखना है। ठीक है। सेंट्रीफ्यूज में सिट्रेट यूज़ करते हैं, लेकिन इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन वाले में हमें हेपेरिन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये पूरी टेक्निक मैंने आपको बता दी। और कितना प्लाज्मा, जितना भी बॉडी वेट है उसका जो टोटल प्लाज्मा आएगा, जैसे मानिए कि 70 kg वाले का 2.8 लीटर प्लाज्मा है उसके अंदर, तो उसका केवल 60% ही प्लाज्मा एक प्लाज्मा फेरेसिस के सेशन में हम निकालते हैं। और देखिए इसका जो टाइम है वो कितने घंटे होता है, 1 से 3 आवर्स भी लग जाते हैं, और कभी कभी 1 से 4 आवर्स भी लग जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या मैंने बताया आपको कि जो एक पेशेंट है उसको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार प्लाज्मा फेरेसिस सेशन लेना होता है। कभी कभी जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो एवरीडे लेना होता है, कभी कभी थ्राइस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, इस तरीके से ये एक महीने 2 महीने तक चलता है, तब जाके पेशेंट को अच्छा फील होता है। ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इस वाले जो प्रोसीजर है, ये वाला जो प्रोसीजर है, इसमें एफिशिएंसी जो होती है सेपरेशन की, मतलब ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेशन की, और प्लाज्मा से अदर प्रोडक्ट को, मतलब जैसे हार्मफुल एंटीबॉडीज़ या अदर प्रोडक्ट को सेपरेशन करने की, वो कितनी होती है, 30% ही होती है। ठीक है। ये मैंने और भी डायग्राम इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं कि यहाँ से ब्लड आया, एंटीकोगुलेंट दिया, और ये सारा, तो आप इनको देख सकते हैं। और ये पूरा मैंने वैसे समझाया, मतलब इस डायग्राम को भी आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए प्लाज्मा सेपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये रेड वाला होल ब्लड है। ठीक है। इसके बाद इस प्लाज्मा सेपरेटर से क्या हुआ, सेपरेट प्लाज्मा अलग हो गया, और यहाँ से डिस्कार्ड वाला जो बेकार वाला प्लाज्मा है वो अलग इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, और जो अच्छा प्लाज्मा है वो फिर से ब्लड के साथ कहाँ जा रहा है, पेशेंट की बॉडी में चला जाएगा, मतलब पेशेंट की बॉडी में यहाँ से चला जाएगा, ये इसमें शो हो रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मैंने बताया अलग से डायग्राम भी दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम दे दिया है आपको, जो फ़िल्टर है जिसमें कि आपको 0.6 माइक्रोन यहाँ पे पोर साइज़ वगैरह दिखाई देगा, अगर दिख जाए तो, और ये सारे मेम्ब्रेन वगैरह के साइज़ है, सरफेस एरिया वगैरह है। और यहाँ पर भी देखिए ये दिखाया गया कि ग्लोबुलिन, अल्फ़ा ग्लोबुलिन प्रोटीन निकल रही है, इसमें से थोड़े लिपिड्स वगैरह भी निकल रहे हैं। तो ये प्रोसीजर के लिए मैंने अच्छे अच्छे डायग्राम भी दे दिए हैं जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो आज के लिए इतना, दूसरा प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।